बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिस इज़ आमना और आज का टॉपिक है माइटोकॉन्ड्रिया। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी अच्छी सी बात मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी। आज की अच्छी बात यह है कि जो एजुकेशन होती है ना, वो दो तरह की होती है। ये मैं अपने बात से नहीं कह रही हूँ, ये हमारे इस्लाम में है। जैसे कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला से एक दुआ करते थे अपने लिए कि अल्लाह ताला मुझे ऐसे इल्म से नवाज जो फ़ायदेमंद हो, और मुझे ऐसे इल्म से बचा जो फ़ायदेमंद ना हो। बहुत बहुत डीप मीनिंग है इसके। तो आप लोग भी अपने लिए दुआ किया करें। और आई टोटली डिस्करेज रट्टा सिस्टम। हमारी एजुकेशन सिस्टम आजकल कैसे है जी, रट्टा सिस्टम है, कोई कॉन्सेप्ट बेस्ड नहीं है। तो जब तक हम कोई भी एजुकेशन, कोई भी नॉलेज ऐसा नहीं लेंगे जिसके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो, ताकि हम इस काबिल हो सकें कि हम किसी और को समझा सकें, किसी और तक वो नॉलेज पहुंचा सकें, ऐसा इल्म हासिल करें जो आपके लिए बेनिफिशियल हो। होप यू अंडरस्टैंड। अब स्ट्रेट अवे अपने टॉपिक पे आते हैं। टुडे वी विल टॉक अबाउट माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया एक सेल ऑर्गेनेली है। जैसे कि लास्ट लेक्चर में मैंने आपके साथ डिस्कस किया था कि सेल के साइटोप्लाज्म में डिफरेंट ऑर्गेनेलिस फ्लोट कर रही होती हैं। तो वो ऑर्गेनेलिस कौन कौन सी हैं? सेल ऑर्गेनेलिस आर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम्स, लाइसोसोम्स, गोल्जी अपरेटस, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस, क्लोरोप्लास्ट, सेंट्रोसोम्स एंड वैक्यूल्स। इन सब ऑर्गेनेलिस में से आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी माइटोकॉन्ड्रिया। सो माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? एक सेल की ऑर्गेनेली है। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं? पहले माइटोकॉन्ड्रिया को अंडरस्टैंड करने। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल भी कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल क्यों कहते हैं? क्योंकि ये हमें एनर्जी प्रोवाइड करती है। माइटोकॉन्ड्रिया को एनर्जी जनरेटिंग ऑर्गेनेली भी कहते हैं। माइटो का मतलब होता है थ्रेड और कॉन्ड्रिया का मतलब होता है ग्रेन्यूल। ग्रेन्यूल क्या होता है? छोटे छोटे दानेदार स्ट्रक्चर। तो माइटोकॉन्ड्रिया को इस बेस पर डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ग्रेन्युलर स्ट्रक्चर भी कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया ओनली प्रेजेंट इन यूकैरियोटिक सेल्स। अब यहाँ पर आपको ये पता होना चाहिए कि यूकैरियोटिक सेल्स कौन से होते हैं। देखें, दो तरह के सेल्स होते हैं, यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक। अब आपने एक बात याद रखनी है कि ह्यूमन बॉडी में जितने भी सेल्स होते हैं वो यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं। लेट्स सपोज हमारे मसल सेल्स, हमारे ब्रेन सेल्स, हमारे आरबीसीज मींस रेड ब्लड सेल्स, जितने भी सेल्स ह्यूमन की बॉडी में होंगे उनको हम यूकैरियोटिक सेल्स कहेंगे। देखिए, यू का मतलब होता है गुड या फिर ट्रू, एंड कैरियोटिक का मतलब होता है न्यूक्लियस। मतलब कि ऐसे सेल्स जिनमें एक ट्रू, एक गुड या फिर एक वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है। प्रोकैरियोटिक सेल्स कौन से होते हैं? ऐसे सेल्स जिसमें न्यूक्लियस नहीं होता, मतलब एक वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता। तो ह्यूमंस के जितने भी सेल हैं वो क्या है? यूकैरियोटिक सेल। तो माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ प्रेजेंट होगा? यूकैरियोटिक सेल्स में। मीन्स के ह्यूमंस के जितने भी सेल्स होंगे उनमें माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होगा। तो होपफुली इट्स क्लियर कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है। अब हम माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर देखते हैं। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर कैसे होता है? माइटोकॉन्ड्रिया वेजिकल रोड लाइक होता है या फिर फिलामेंट शेप्ड होता है। जैसे कि आपको नजर आ रहा होगा एक फिलामेंट शेप्ड है या फिर एक वेजिकल रोड लग रहा है ये। जब भी आपने पेपर में स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया लिखना है, एग्जामिनर को बताना है, तो आपने डायग्राम लाजमी बनानी है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि डायग्राम हमारी इतनी अच्छी नहीं बनती है। डायग्राम बनानी ही है अगर आप चाहते हैं कि आपको अच्छे से नंबर मिले। स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया कैसा होता है? दो तरह की मेम्ब्रेन्स होती हैं, आउटर मेम्ब्रेन एंड इनर मेम्ब्रेन। जो आउटर मेम्ब्रेन होती है वो स्मूथ होती है, बट जो इनर मेम्ब्रेन होती है उसकी इनफोल्डिंग्स बनी होती हैं। और इन इनफोल्डिंग्स को हम क्या कहते हैं? इसको क्रिस्टी कहते हैं या क्रिस्टा कहते हैं, जो भी कहते हैं। मैं इसको क्रिस्टा कहूँगी, ठीक है। तो अब डायग्राम में देखें, ये जो बिल्कुल बाहर वाली आपको एक लेयर नजर आ रही है, दिस इज आउटर मेम्ब्रेन। देन आपको एक अंदर वाली लेयर नजर आ रही है जिसकी इनफोल्डिंग्स देखें बनी हुई है, ये इनफोल्डिंग्स बनी हुई है, ठीक है। इसे क्या कहते हैं? इनर मेम्ब्रेन। और इन इनफोल्डिंग्स को हम क्या नाम देंगे? क्रिस्टा का नाम देंगे। अब ये जो इनर मेम्ब्रेन है ये मजीद डिवाइड है, या आप ये कह सकते हो कि जो इनर मेम्ब्रेन है इसके फर्दर दो कंपार्टमेंट्स हैं। कैसे?
इनर मेम्ब्रेन का जो पहला कंपार्टमेंट है वो है इंटरमेम्ब्रेन स्पेस, इंटरमेम्ब्रेन स्पेस। दूसरा कंपार्टमेंट कौन सा इनर मेम्ब्रेन का? माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। अब जरा इसको अंडरस्टैंड कर लें, आउटर एंड इनर मेम्ब्रेन, ठीक है। इन दोनों के दरमियान में ये जो स्पेस नजर आ रही है जहाँ पे छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स बने हुए हैं ये सारे, इसको हम क्या कहेंगे? इंटर मेम्ब्रेन स्पेस कहेंगे। क्लियर? और इनर मेम्ब्रेन जो इनफोल्डिंग्स है, इसके अंदर ये जो स्पेस नजर आ रही है जिसमें ये सारे ग्रीन कलर के, रेड कलर के कुछ कंपोनेंट्स हैं, इस पूरी स्पेस को हम क्या नाम देंगे? माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स का नाम देंगे। क्लियर? अब ये जो छोटे छोटे आपको जरे नजर आ रही है एक्चुअली में ग्रेन्यूल्स हैं, और ये जो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स है इसमें ये जो ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर है, ये ग्रीन कलर के जो स्ट्रक्चर है ये क्या है? डीएनए है। और ये जो रेड कलर के स्ट्रक्चर नजर आ रहे हैं ये क्या है? राइबोसोम है। इसके अलावा माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में और क्या होता है? एंजाइम्स होते हैं, कोएंजाइम्स होते हैं, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सोल्ट्स भी प्रेजेंट होते हैं। अब जहां पर राइबोसोम आ जाएगा ना, तो राइबोसोम जब भी कहीं भी आएगा आपके जहन में सिर्फ यही आना चाहिए कि राइबोसोम का काम होता है प्रोटीन सिंथेसिस करना, प्रोटीन को बनाना। तो इसका मतलब ये हुआ कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी यहाँ पे प्रोटीन बनेगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे राइबोसोम्स प्रेजेंट हैं। अब ये जो इनफोल्डिंग्स बनी हुई हैं यहाँ पर नोब लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट, जैसे कि देखिए ये ब्लैक कलर का आपको नोब लाइक स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, फिर ये भी आपको नोब लाइक स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, देन अगैन यहाँ पर नोब लाइक स्ट्रक्चर नजर आ रहा है। अब इस नोब लाइक स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं F1 पार्टिकल्स। इन F1 पार्टिकल्स के अंदर क्या होता है? इनमें होता है एक एंजाइम, और इस एंजाइम का नाम है ATP सिंथेस। एटीपी सिंथेस ऐसा एंजाइम है जो कि एटीपी की सिंथेसिस करता है। एटीपी क्या होती है? एक एनर्जी होती है जो कि ह्यूमन सेल्स को एनर्जी प्रोवाइड करती है। मतलब एटीपी की फुल एब्रिविएशन क्या है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो ये एक ऐसा एंजाइम है जो कि एटीपी की सिंथेसिस में हेल्प करेगा। अब आप देखेंगे ये जो फोल्डिंग्स बनी हुई हैं इनके ऊपर मैंने ये डॉटेड छोटे छोटे ऐसा स्ट्रक्चर बनाया हुआ है। बेसिकली ये क्या है? ये है जी प्रोटीन्स एंड लिपिड्स जो कि एक वेल मैनर्ड वे में अरेंज हुए हैं। अब ये जो स्ट्रक्चर है छोटे छोटे पार्टिकल्स का, प्रोटीन्स का और लिपिड्स का, इसको हम नाम देते हैं ETC। ETC क्या होता है? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। अब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन बेसिकली क्या है? ये एक सिस्टम है। किस चीज का सिस्टम? सिस्टम ऑफ एनर्जी जनरेशन। मतलब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन एक ऐसा सिस्टम है जो कि एनर्जी की जनरेशन करता है। कैसे? ये मैंने आपको क्या बताया है? ये प्रोटीन्स और लिपिड्स के पार्टिकल्स हैं, इनके ऊपर इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे। फिर से सुन लें, इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे यहाँ पर प्रोटीन्स और लिपिड्स मॉलिक्यूल्स के ऊपर। इलेक्ट्रॉन्स के मूव करने से क्या होगा? एक हीट या एक एनर्जी रिलीज होगी। इस एनर्जी को हम क्या कहते हैं? एटीपी कहते हैं, मींस एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट कहते हैं। तो होपफुली आपको माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर अंडरस्टैंड हो चुका है। अब बात करते हैं कॉम्पोजिशन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। इसमें आप क्या लिखोगे? इसमें आप लिखोगे कि माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन्स आर कंपोज्ड ऑफ लिपिड्स एंड प्रोटीन्स। जो माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन्स होती हैं वो किससे मिलकर बनी होती हैं? लिपिड से मिलकर बनी होती हैं और प्रोटीन से मिलकर बनी होती हैं। इसके अलावा मैंने आपको ये बताया था कि माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स हैज डीएनए एंड राइबोसोम। अब माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में क्या होता है? राइबोसोम होता है। राइबोसोम की प्रेजेंस की वजह से, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया को सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेली का नाम दिया जाता है। क्यों? ऐसा क्या करता है राइबोसोम? देखिए, राइबोसोम का काम होता है कि उसने डीएनए को ट्रांसलेट करना होता है प्रोटीन में, मतलब कि प्रोटीन की सिंथेसिस करनी होती है। राइबोसोम का फंक्शन मैंने यहाँ पे एक सेंटेंस में लिख दिया है, जबकि ये इतना इजी प्रोसेस नहीं है। तकरीबन आधे घंटे की वीडियो बनती है इस एक सेंटेंस पे।
लेकिन यहाँ पे अगर मैं आपको पूरा स्ट्रक्चर एक्सप्लेन करने लग पड़ी, किस तरह ये प्रोसेस कंप्लीट होता है, किस तरह डीएनए को ट्रांसलेट होकर किस तरह मैसेंजर आरएनए, किस तरह ट्रांसफर आरएनए वगैरह अपना काम करते हैं, प्रोटीन बनती है, उस सबको एक साइड पे रखते हैं। वो मैं आपको तब बताऊंगी जब मैं राइबोसोम का पूरा टॉपिक आपको पढ़ाऊंगी। तो बस इतना अंडरस्टैंड कर लें कि जो राइबोसोम होता है इसका काम क्या होता है, डीएनए को ट्रांसलेट करके प्रोटीन की सिंथेसिस करना। ठीक है, अब कितने परसेंट प्रोटीन सिंथेसिस कर सकता है माइटोकॉन्ड्रिया का राइबोसोम? सिर्फ 10% प्रोटीन सिंथेसिस कर सकता है। मतलब जितनी प्रोटीन एक माइटोकॉन्ड्रिया को जरूरत होती है वो सारी की सारी प्रोटीन नहीं बना सकता, वो सिर्फ 10% प्रोटीन बनाएगा और बाकी की जो प्रोटीन होगी वो सेल से एक्वायर्ड कर लेगा। नंबर 3, फॉर्मेशन ऑफ न्यू माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है कि पुराने माइटोकॉन्ड्रिया से एक नया माइटोकॉन्ड्रिया बना सकता है। कैसे? देखिए, न्यू माइटोकॉन्ड्रिया आर फॉर्म्ड बाय डिवीजन ऑफ ओल्ड माइटोकॉन्ड्रिया। ये सेंटेंस ये शो करता है कि जैसे हर ऑर्गेनेली न्यूक्लियस से एक इंस्ट्रक्शन लेती है, ठीक है, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया में क्या प्रेजेंट होता है? राइबोसोम प्रेजेंट होता है, डीएनए प्रेजेंट होता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया न्यूक्लियस से इंस्ट्रक्शन नहीं लेता अपनी डिवीजन के लिए। माइटोकॉन्ड्रिया किससे इंस्ट्रक्शन लेगा? अपने डीएनए से इंस्ट्रक्शन लेगा और खुद को डिवाइड करके एक न्यू माइटोकॉन्ड्रिया बना देगा। लेट्स टॉक अबाउट फंक्शंस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया के क्या क्या फंक्शंस होते हैं? सबसे पहले, मैनी इंपॉर्टेंट मेटाबॉलिक प्रोसेसेस टेक्स प्लेस इन माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया में बहुत से मेटाबॉलिक प्रोसेसेस होते हैं। मेटाबॉलिक प्रोसेसेस जैसे कि क्रेब्स साइकिल, एरोबिक रेस्पिरेशन, फैटी एसिड मेटाबॉलिज्म। अब क्रेब्स साइकिल क्या होता है? ये कहाँ पे होता है? ये माइटोकॉन्ड्रिया के माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में क्रेब्स साइकिल का पूरा प्रोसेस होता है। इसमें क्या होता है? इसमें केमिकल एनर्जी जनरेट होती है। केमिकल एनर्जी मींस कि एटीपी बनता है, NADH बनता है, FADH2 बनता है। किससे? फ्रॉम द मॉलिक्यूल ऑफ पायरोवेट। ठीक है, बस इतना सा आपने अंडरस्टैंड करना है, इतनी डिटेल में नहीं जाना कि क्रेब्स साइकिल क्या होना है, क्योंकि एग्जामिनर अगर आपसे स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया का पूछेगा तो आपने 5 नंबरों का क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। आपने पूरी की पूरी इसमें थ्योरी नहीं लिखनी, पेजेस नहीं भरने हैं। देन एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होती है? एक ऐसी रेस्पिरेशन दैट इज इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ये होती है। देन फैटी एसिड मेटाबॉलिज्म क्या होता है? कि फैटी एसिड की ब्रेकडाउन होती है, किसमें? एसिटाइल कोएंजाइम A में। तो ये थे कुछ मेटाबॉलिक प्रोसेसेस जो कि माइटोकॉन्ड्रिया में होते हैं। इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है माइटोकॉन्ड्रिया का, जो है सेलुलर रेस्पिरेशन। अब देखते हैं कि सेलुलर रेस्पिरेशन क्या होती है। सेलुलर रेस्पिरेशन क्या होती है? देखिए, 2 तरह की रेस्पिरेशन होती है। एक वो रेस्पिरेशन जो हम सांस लेते हैं, जैसे कि हम ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करते हैं। ठीक है, मतलब एक ऐसी रेस्पिरेशन जो हर ऑर्गेनिज्म करता है। मतलब हर जानदार सांस लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करता है, ऑक्सीजन को इनहेल करता है। तो इस रेस्पिरेशन को कहते हैं ऑर्गेनिज्मिक रेस्पिरेशन। ठीक है, ऑर्गेनिज्मिक रेस्पिरेशन में और सेलुलर रेस्पिरेशन में बहुत बेसिक फर्क होता है। ऑर्गेनिज्मिक रेस्पिरेशन मैंने आपको समझा दी है। अब देखते हैं कि सेलुलर रेस्पिरेशन क्या होती है। हर इंसान क्या करता है? फूड, खुराक खाता है डेली। अब जो फूड होती है ना, उसने हमारी बॉडी में कन्वर्ट होना होता है सिंपलर सब्सटेंसेस में। मतलब फूड ने ब्रेक होकर छोटे छोटे सब्सटेंसेस में ब्रेक होना होता है। तो फूड हमने खाई, कुछ भी खाया, हमारी बॉडी में गया, उसने कन्वर्ट हो जाना है किसमें? ग्लूकोज में। ठीक है, ये ग्लूकोज का फॉर्मूला मैंने लिखा हुआ है C6H12O6। अब इस ग्लूकोज ने एंटर होना है कहाँ में? सेल में एंटर हो जाना है। जैसे ही ग्लूकोज सेल में एंटर होगी तो क्या होगी? ब्रेकडाउन स्टार्ट हो जाएगी। एक प्रोसेस होगा ऑक्सीडेशन का, ऑक्सीडेशन स्टार्ट हो जाएगी। तो क्या बनेगा? ग्लूकोज किस में कन्वर्ट हो जाएगी? कार्बन डाइऑक्साइड में, वाटर में और एटीपी में। एटीपी बेसिकली क्या है? एनर्जी है। एटीपी क्या है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। अब एटीपी बहुत से वाइटल फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए यूज होती है एक सेल में और एक बॉडी में। जितने भी
इंपॉर्टेंट फंक्शंस परफॉर्म होंगे वो किस में होंगे, इन दी प्रेजेंस ऑफ एटीपी ही होंगे। तो एक सेल कहाँ से एनर्जी अपनी हासिल करता है, माइटोकॉन्ड्रिया से हासिल करता है, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी की प्रोडक्शन होती है, इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहते हैं। अब फर्ज कर लें, लेट्स सपोज कि क्वेश्चन आ गया है स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया पे, तो इस तरह से आपने उसको अटैम्प्ट करना है। सबसे पहले आप एग्जामिनर को बताएंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, देन आप उसके साथ स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे, कॉम्पोजिशन डिस्कस करेंगे, एट दी एंड फंक्शन लिखेंगे। डायग्राम तो कंपलसरी है, किसी को डायग्राम बनानी आती है, नहीं बनानी आती है, कोशिश करें, सारा दिन बैठ जाएं, 2-3 दफ़ा ट्राई करते, आप लोगों की ड्राइंग अच्छी हो जाएगी। सो दिस इज ऑल अबाउट माइटोकॉन्ड्रिया। Hope you understand. If you have any question, do write your question in comment section below and hit the like and subscribe button if you haven't yet. मिलते हैं नेक्स्ट हॉट इशू के साथ। Until then मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए। Stay tuned and अल्लाह हाफिज़।